हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दोस्तों, दुनिया में प्रॉब्लम्स बहुत है, इसलिए सॉल्यूशन ज़रूरी है। सेम उसी तरह अगर हमें मार्क्स अच्छे चाहिए तो सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ना ज़रूरी है। चलो, तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। वैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ पहले, जब हम रूम में धूप आती है तो हमें दिखता है कि रूम में डस्ट है, लेकिन अगर रूम में धूप नहीं है तो हमें डस्ट नहीं दिखता। सेम चीज़ अगर हम धूप में जाए तो भी हमें डस्ट नहीं दिखता। सो ऐसा क्या है कि जब रूम में धूप आती तभी हमें रूम के अंदर डस्ट दिखता है, ना धूप में हमें डस्ट दिखती और ना ही रूम में डस्ट दिखती। लेकिन जैसे ही धूप आ जाए तभी हमें ऐसा लगता है कि हवा में पूरी धूल है। ऐसा क्या चीज़ है, ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ धूप जब रूम में आ रही उसी समय हमें धूल दिख रही है, उसके पहले नहीं? और अगर धूप की वजह से धूल दिख रही है तो धूप में क्यों नहीं दिख रही है? सोचिए दोस्तों, क्या होगा। खैर, हमारा जो ये चैप्टर है कुछ हद तक के रिलेटेड ही है। हम ये चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस ये एक कॉम्बो पैक है। कॉम्बो पैक किसका कॉम्बो पैक है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिल जाए तो उसे बोलेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व हो रहा है। सो अगर ये दोनों मिल जाए तो वो बन गया सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन भी हो सकता है, कोर्स सॉल्यूशन भी हो सकता है। ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स है ना, बहुत स्मॉल रहेंगे। ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स है बहुत ज़्यादा स्मॉल रहेंगे, और कोर्स सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा रहेगा। दोस्तों, अब यहाँ पे जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब वो एक ही फेज में रहता है। जैसे अगर हम पानी में शक्कर डालें, सो आप बताओ ऊपर वाला पानी ज़्यादा मीठा लगेगा या नीचे वाला पानी? अगर आप पानी में शक्कर डाल रहे हो तो कौन सा पानी ज़्यादा मीठा है? ऊपर का पानी ज़्यादा मीठा लगता है या नीचे का पानी ज़्यादा मीठा लगता है? ऊपर का या नीचे का? नहीं दोस्तों, वो पूरा यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होता है, और यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होने की वजह से सेम ही लगने वाला है। ऐसा नहीं कि ऊपर का ज़्यादा मीठा है या नीचे का ज़्यादा मीठा है, वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो रहा है, इसलिए हमें स्वीटनेस सेम ही लगने वाली। ऐसे मिक्सचर जो यूनिफॉर्म हैं इसे होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। दे आर इन सेम फेज। बट अगर हम उसमें सैंड डाल दें, वाटर के यानी वाटर में सैंड डालें, सो ये रहेगा कि ऊपर वाला पानी ज़्यादा मैला है या नीचे वाला पानी, वो डिफरेंट हो सकते हैं। सो दे आर इन डिफरेंट फेज। सो ऐसे वाले मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि धूप में हमें धूल नहीं दिखती है और रूम में भी धूल नहीं दिखती, लेकिन रूम में जैसे ही धूप आ जाए हमें धूल दिखती है, उसका कारण है हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। ये हेट्रोजीनियस कैसे? दो डिफरेंट फेज बने। धूप में हमें पूरा धूप दिख रहा है, पूरी धूप रहती है, सो वो एक जैसा हो गया है। अगर रूम में धूप नहीं है सो वो भी एक जैसा है, लेकिन जैसे ही रूम में धूप आ जाए सो हमें दो डिफरेंट चीज़ दिख रही है। एक तरफ हम बोल सकते हैं लेस लाइट है, एक तरफ मोर लाइट है, और इसीलिए हमें वो ऐसा लग रहा है कि उस साइड ज़्यादा डस्ट है। सो ये जो चीज़ है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का है। खैर, हम ये चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। होमोजीनियस मिक्सचर, सो पहले तो देखते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उसके लिए पहले बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। सो सॉल्यूशन, सो इसे हम सिंपल इसमें बोल सकते हैं मिक्सचर ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ solute and solvent। सॉल्यूशन क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ solute एंड solvent। नाउ solute, सो पहली चीज ये डिसॉल्व होते हैं, ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। जैसे अगर शुगर हम बोले तो शुगर इन वाटर बोला जा रहा है तो शुगर सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व हो रहा है। लेकिन एक सीधी सी चीज है, उसकी क्वांटिटी कम है, तो जिसकी क्वांटिटी कम रही उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। दे आर लेस इन क्वांटिटी and they dissolve in solvent।
दे डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट दे आर मोर इन क्वांटिटी, दे आर मोर इन क्वांटिटी। They dissolve the solute, ये सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं। सीधा याद रखना दोस्तों, ये ज़्यादा क्वांटिटी में रहेंगे। सॉल्वेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में उसे सॉल्वेंट बोला जाता है और जो कम क्वांटिटी में उसे सॉल्यूट बोला जाता है। अब हम एक और चीज़ जो हमें पढ़ना है वो है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? देखो, पानी में अगर हम बोले तो हमने गैस भी मिला दिए, हमने सॉल्ट भी मिलाए, हमने शुगर भी मिलाए, तो ये भी सॉल्यूशन ही हुआ है। बट अगर मैंने सिर्फ एक ही कंपोनेंट मिलाया, मतलब सॉल्यूशन जो सिर्फ दो चीज़ से बना हुआ है, एक सॉल्वेंट और एक ही सॉल्यूट, एक ही सॉल्वेंट रहना चाहिए और एक ही सॉल्यूट, उसे बोला जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट है उसी को बोला जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। दे हैव only two components, they have only two components। so जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट है उसे बोला जाएगा दोस्तों बाइनरी सॉल्यूशन। अब इसमें हमें एक और चीज ध्यान में रखना है, एक्वियस सॉल्यूशन। ये टर्म हमें ध्यान में रखना है, एक्वियस सॉल्यूशन। इफ द सॉल्वेंट इज वाटर, इफ द सॉल्वेंट इज वाटर, अगर वाटर सॉल्वेंट है तो हम वैसे सॉल्यूशन को एक्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं। इफ द सॉल्वेंट इज वाटर, इफ द सॉल्वेंट इज वाटर, देन द सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज aqueous solution, then the solution is termed as aqueous solution। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे दोस्तों? एक्वियस सॉल्यूशन। और एक और चीज याद रखना दोस्तों रिगार्डिंग वाटर, वाटर इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला गया है। दोस्तों हमने देखे कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, एक्वियस सॉल्यूशन क्या होता है और वाटर इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम इसके बाद जो देखने वाले वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, हमारे पास 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, तो देखते हैं 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला है सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड मीन्स कि सॉल्वेंट भी सॉलिड है एंड सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड एंड सॉल्यूट भी सॉलिड। सो इसका एग्जाम्पल क्या है? अलॉयज, जो ब्रास है, स्टील है, ये सब सॉलिड इन सॉलिड के एग्जाम्पल रहेंगे। जो भी अलॉयज है सॉलिड इन सॉलिड के एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे। नाउ लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड डिसॉल्व हो रहा है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सॉलिड में लिक्विड डिसॉल्व हो रहा है, जेली। थर्ड, गैस इन सॉलिड मीन्स सॉलिड में गैस डिसॉल्व हो रहा है, यानी सॉल्यूट क्या है? गैस, और सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड। एग्जाम्पल H2 in palladium, H2 in palladium। Next, liquid in liquid, इसका एग्जाम्पल सिंपल सा है, मिल्क, दूध, पानी। फिफ्थ, गैस इन लिक्विड। अब गैस इन लिक्विड देखे क्या दोस्तों कभी कि लिक्विड में गैस? सोचो, लिक्विड के अंदर गैस होती है? हाँ, पानी ही ले लो, अगर हम पानी गर्म करते, पानी उबालते तो उसका टेस्ट अलग नहीं लगता? क्यों लगता है अलग? ऑक्सीजन निकल गया है, ऑक्सीजन निकल गया उससे। ये वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है,
कि फिश वगैरह कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? वाटर से। इट मीन्स ऑक्सीजन इज डिजोल्व इन वाटर, दैट इज गैस इन लिक्विड में आप वाटर भी लिख सकते हो। और फिर जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, मज़ा कब आती है? जब डकार लेते हैं। असली मज़ा कब आती है? डकार लेने पे। और डकार कैसे आ रही है? CO2 बाहर जा रहा है। डकार कैसे आ रही है? CO2 बाहर जा रहा है। सो इट्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम लिख सकते हैं एरेटेड ड्रिंक्स। नेक्स्ट, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड एग्जाम्पल, लिक्विड में सॉलिड सिंपल सा है, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। गैस इन गैस, गैस में गैस डिजोल्व हो रही, वी नो दैट एयर, सिंपल सा एग्जाम्पल। लिक्विड इन गैस, क्या होगा इसका एग्जाम्पल? लिक्विड इन गैस, मॉइस्चर इन एयर, मॉइस्चर इन एयर। एंड सॉलिड इन गैस, डस्ट इन एयर, डस्ट इन एयर। सो दोस्तों ये 9 टाइप्स के सॉल्यूशन है, और ये 9 टाइप्स के सॉल्यूशन में हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो ये 3 टाइप के सॉल्यूशन में है। इस चैप्टर में हम जो ज़्यादा फोकस करें, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड, इस पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। एक्चुअल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन है, लेकिन हमें ज़्यादा किस पे फोकस करना है? लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। ओके, अब दोस्तों ये जो प्रोसेस है सॉल्यूशन बनने की, मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, solute plus solvent, it forms solution। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के क्या बन रहा है? सॉल्यूशन। बट दोस्तों ये प्रोसेस 2 वे में जा सकती है। अगर फॉरवर्ड जा रही है तो सॉल्यूशन, और रिवर्स भी तो आ सकती है। देखते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अगर ये फॉरवर्ड जा रही है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डिसोल्यूशन, और ये बन गया सॉल्यूशन। और रिवर्स आ रही है सो इस समय हम इसे बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। अगर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट डिसॉल्व हो रहा है, मतलब सॉल्यूट में ये सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, तब बन रहा है सॉल्यूशन, और वापस क्रिस्टलाइज हो रहा है, देन वापस हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग मिलेगा। सो ये जो 2 चीज़ें, तो यहाँ से भी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन सॉल्युबिलिटी, मतलब कितना कॉन्सेंट्रेशन है उस पर भी डिपेंड हो के हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू 3 टाइप्स: सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस अगर इक्विलिब्रियम में है, यानी डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ये इक्विलिब्रियम में है, तो उस समय वो सॉल्यूशन को बोला जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस समय उस सॉल्यूशन को बोला जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस वो इक्विलिब्रियम में। मतलब ये एक तरह से ये हो गया कि मैक्सिमम सॉल्यूट जो हम डिसॉल्व कर पा रहे हैं, मैक्सिमम सॉल्यूट जो डिसॉल्व कर पा रहे विदाउट क्रिस्टलाइजेशन टेकिंग प्लेस, सो वो हुआ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से सॉल्यूट कम है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से सॉल्यूट का क्वांटिटी कम है, तो उसे बोला जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसे क्या बोला जाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है, सैचुरेटेड से सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है, तब हम उसे क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो दोस्तों ये 3 चीज़ ध्यान में रखना: सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा अनसैचुरेटेड, एंड थर्ड सुपर सैचुरेटेड। सो सैचुरेटेड में क्या रहेगा?
इक्विलिब्रियम में रहेगा डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट at which dissolution and crystallization will be in equilibrium, maximum amount at which crystallization won't take place. Unsaturated solution, ये saturated से अगर कम रहा solute so unsaturated, अगर saturated से ज़्यादा रहा solute तो super saturated, जम गया। तो ये दोस्तों ये से भी ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे solubility। solubility है कि कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है और सॉल्यूशन कितने कॉन्सेंट्रेशन का बन रहा है, मतलब मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो रहा है, वो सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो रहा है उसे बोला गया है सॉल्युबिलिटी। इट इज द maximum amount of solute dissolved in a solution, या saturated solution भी लिख सकते हैं सिंपल, in a solution at a specific temperature, और इसका जो यूनिट है वो है मोल पर लीटर। सो दोस्तों सॉल्युबिलिटी क्या है कि वो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में, वो सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिसॉल्व हो सकता है, दैट इज इट्स सॉल्युबिलिटी। फिर हम ये ऐसा क्यों लिख रहे स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, पानी और शुगर। हमने शुगर को डिसॉल्व किया वाटर में, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो शुगर ज़्यादा डिसॉल्व होगी या नहीं होगी, ज़्यादा डिसॉल्व होगी। एक बेसिक सा हमने करके देखा हुआ है। सो वो ज़्यादा डिसॉल्व हो रही, मतलब सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए हमने वहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक टेम्परेचर। इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी वो हम देखेंगे, लेकिन ये याद रखना डेफिनेशन के हिसाब से कि सॉल्युबिलिटी में हम वो पर्टिकुलर टेम्परेचर बता रहे कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर में, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में कितना सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, कितना सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और उसका यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। अब हम देखेंगे दोस्तों फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, इससे सबसे पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हम नेचर का क्या मतलब है यहाँ पे, देखो एक बेसिक सी चीज, हम भी आपस में फ्रेंड सर्कल जो हमारा रहता है, हम सबके मतलब व्यूज एक जैसे रहते हैं। एक चीज भूली गई ना, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, हम उन्हीं के साथ रहते जो हमारे जैसे ज़्यादा रहते हैं। सही है नहीं है, उन्हीं के साथ हम रहना पसंद करते हैं जो हमारे जैसे हैं। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, सिर्फ ये हमारे ऊपर नहीं है, ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की भी यही आदत है, वो भी अपने जैसों के साथ ही रहना पसंद करेगी। और इसलिए यहाँ पे बोला गया है लाइक डिसॉल्व्स लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मीन्स एक जैसे वाला उसी में डिसॉल्व होगा। अब एक जैसे वाला उसी में डिसॉल्व होगा का क्या मतलब है, इट मीन्स पोलर सॉल्यूट dissolves in polar solvent, polar solute dissolves in polar solvent। सो जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और वैसे ही नॉन पोलर सॉल्यूट dissolves in नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्यूट dissolve in polar solvent, non polar solute dissolves in
नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसलिए दोस्तों जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या वाटर में डिसॉल्व होता है। कोलेस्ट्रॉल इज नॉन पोलर एंड वाटर इज पोलर। कोलेस्ट्रॉल डिसॉल्व्स इन वाटर, सही है क्या? नहीं, बेंजीन। कोलेस्ट्रॉल डिसॉल्व्स इन बेंजीन। सॉल्ट देख लो दोस्तों, NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पोलर है एंड इट डिसॉल्व्स इन वाटर। ये बेसिक सी चीज हमें ध्यान में रखना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में सबसे पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में ध्यान में रखना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है दोस्तों, ये सबसे मेन चीज है। जैसे हम भी अपने ग्रुप में रहते हैं ना, वैसे वो भी अपने ही ग्रुप में रहेंगे। अब सेकेंड फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा है वो है टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा है वो है टेम्परेचर। अब पहले तो हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे ऑन सॉलिड सॉल्यूट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड, इन लिक्विड। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड। सो दोस्तों अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सोचो, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? देखो सॉलिड के केस में, इन केस ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इट वेराइज, ये चेंज हो सकती है, वो इंक्रीज भी हो सकती है, वो डिक्रीज भी हो सकती है। इसके लिए प्रोसेस पता रहना जरूरी है। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो दोस्तों ध्यान में रखना सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। एग्जाम्पल KCl। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इफ द प्रोसेस इज exothermic, solubility will decrease, solubility will decrease। CaCl2, CaOH twice, Na2SO4, ये जो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, ये जनरली एक रेयरली होते, ये ज़्यादा कॉमन है। यानी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, ये चीज़ ज़्यादा कॉमन है। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो इसका जो सॉल्यूशन, मतलब इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो दिया है ली चैटलियर प्रिंसिपल ने। सो देखते हैं हम ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली शैटलियर प्रिंसिपल ने इस चीज का एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने बोला है कि अगर कभी कोई स्ट्रेस, इफ स्ट्रेस इज एडेड या इफ स्ट्रेस इज गिवन टू एन इक्विलिब्रियम कंडीशन, द सिस्टम विल ट्राई टू मिनिमाइज द स्ट्रेस। सिंपल सा, इफ स्ट्रेस इज गिवन टू इक्विलिब्रियम condition, the system will try to minimize the stress, will try to minimize the stress। अब स्ट्रेस क्या हुआ? इट कैन बी हीट, प्रेशर, जो हम टेम्परेचर, अगर इनमें से कोई सी भी चीज़ आप दे रहे हो सिस्टम को और वो इक्विलिब्रियम में, तो सिस्टम ट्राई करेगा कि वो जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए, वो स्ट्रेस कम हो जाए। यह है ली शैटलियर प्रिंसिपल। एंड ये प्रिंसिपल के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब देखो एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा? जो
अगर डिजोल्व हो रहा है तो वो हीट ले रहा है, डिजोल्व हो रहा है सो वो हीट ले रहा है। ओके, जैसे ही डिजोल्व हो रहा है तो हीट ले रहा है। अगर अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किए, आपने हीट दी है मतलब आपने टेम्परेचर इंक्रीज की, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो उसके अंदर स्ट्रेस आया, तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि स्ट्रेस कम हो। और स्ट्रेस कम कैसे होगा, स्ट्रेस कम कैसे होगा कि आप जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, आप जो हीट दे रहे हो वो कम हो जाए, वो कम हो जाए। सेम एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और आपने टेम्परेचर बढ़ाए तो उसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है। अब एक्सोथर्मिक है तो उसमें और ऐड होगा, क्योंकि जितना डिजोल्व होगा उतनी ज़्यादा वो हीट रिलीज करेगा, डबल स्ट्रेस। तो वो चाहेगा कि डिजोल्व ना हो। अगर डिजोल्व नहीं होगा तो एटलीस्ट स्ट्रेस तो बैलेंस हो गया, स्ट्रेस तो बैलेंस हो गया। ये चीज़ है, मतलब कम तो हो रहा है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाए वो ज़्यादा डिजोल्व होगा ताकि उतनी हीट को वो बैलेंस कर सके। तो सीधा सा दोस्तों याद रखना, बाय ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हम बता सकते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और ये एग्जांपल भी ध्यान में रखना कि KCl वगैरह जो है, और मैक्सिमम तो एंडोथर्मिक, यानी बहुत सारे एग्जांपल जो रहेगी वो एंडोथर्मिक के, दैट इज कॉमन प्रोसेस की टेम्परेचर इंक्रीज होने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। और कुछ एक्सेप्शनल केसेस जैसे हमें दिया है CaCl2 CaOH2 वगैरह, इनमें सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन गैसियस सॉलिड। सो गैसियस सॉलिड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सो दोस्तों जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा गैसियस सॉलिड में, सो हमें पता है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस। सो वॉल्यूम इंक्रीज होगी। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही गैस की, तो जो लिक्विड सॉल्वेंट पार्टिकल है, यानी जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा गैस को होल्ड कर पाना, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा और गैस क्या होगी, निकल जाएगी। ये जैसे गैस निकल रही है तो ऑब्वियसली जैसे ही क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे, गैस का वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, और गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो जो लिक्विड पार्टिकल्स है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, उनके लिए गैस को होल्ड करना बहुत मुश्किल होगा। और उनको होल्ड करना बहुत मुश्किल होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, गैस विल पॉप आउट, विल ब्लो आउट, निकल जाएगी गैस। मीन्स solubility decreases with increasing temperature for gaseous solid. So याद रखना दोस्तों, gaseous solid के लिए solubility decrease हो जाएगी with increasing temperature. With increasing temperature, volume of gas will increase. So टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस विल इंक्रीज। एज ए रिजल्ट it becomes difficult for solvent particles to hold the gas. और इसमें एक और चीज है कि जो गैस का जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज हो रहा है। ऑल्सो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। और इसके वजह से दोस्तों क्या होगा, इसके वजह से जो सॉल्युबिलिटी है ऑफ गैसेस इन लिक्विड विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। दस solubility of gases decreases, thus solubility of gases decreases
with increasing temperature, with increasing temperature। और दोस्तों ये एक मेन रीज़न है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो समर में जनरली नीचे रहना पसंद करते हैं, यानी लोअर लेवल पे वो रहना पसंद करते हैं, क्योंकि देखो ऊपर वाले लेवल में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, और ऊपर वाले लेवल में अगर टेम्परेचर ज़्यादा है वाटर का, सो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेस, एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन अगर कम है सो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम है तो जो ऑक्सीजन चाहिए इन्हें रेस्पिरेशन के लिए एक्वेटिक एनिमल्स को वो मिलेगा नहीं, और इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स है दे प्रीफर टू स्टे एट लोअर लेवल ड्यूरिंग समर। सो ये याद रखना, बिकॉज ऑफ दिस aquatic animals prefer to stay at lower level during summer। क्यों? क्योंकि because of increasing temperature solubility of oxygen at higher level decreases, as solubility of oxygen is less upper level। सो ऊपर वाले लेवल पे जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन की वो कम रहती है, और इसीलिए ये जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो नीचे रहना पसंद करेंगे ताकि उन्हें ऑक्सीजन सफिशिएंटली मिल सके। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अगर अलग से आया तब हम ये ऐसा आंसर लिख सकते हैं कि वाई एक्वेटिक एनिमल्स प्रीफर टू स्टे एट लोअर लेवल्स ड्यूरिंग समर। तब हम बता सकते हैं कि ड्यूरिंग समर टेम्परेचर ऑफ वाटर एट अपर लेवल इज मोर, एंड with increasing temperature solubility of gases decreases, as a result solubility of oxygen is lower at upper level and more at lower level, thus aquatic animal prefer to stay at lower level। और जो पूरा है उसमें सबसे मेन चीज़ जो ध्यान में रखना है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और इसीलिए दोस्तों देखना, जब हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं उन्हें, चिल्ड वाला चाहिए। चिल्ड वाला क्यों चाहिए? तभी तो डकार ज़्यादा आएगी ना, ज़्यादा CO2 निकलेगा। अगर गर्म रह गया तो क्या होगा, CO2 पहले ही बाहर हो चुका रहेगा। सो हमें जो टेस्ट आता है, जो एफरवेसेंस आते, वो एफरवेसेंस नहीं आएंगे। सो अगर टेम्परेचर कम रहा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस ज़्यादा रहेगी एरेटेड ड्रिंक्स में, और उसी की वजह से हम वो एफरवेसेंस आ रहे हैं। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सो पहले तो हम देखते हैं सॉलिड सॉल्यूट में, ऑन सॉलिड सॉल्यूट। सो दोस्तों अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड जो है वो ज़्यादा डिसॉल्व होगी या कम डिसॉल्व होगी, यानी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सोचो, अगर हम शुगर वगैरह पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा डिसॉल्व होगा क्या वाटर में? नहीं। विथ इंक्रीज इन प्रेशर यानी सॉल्युबिलिटी विल बी कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर, नो इफेक्ट, नो चेंजेस ऑन सॉलिड सॉल्यूट। क्यों? एज सॉलिड्स आर ऑलरेडी कॉम्प्रेस्ड, जैसे कि सॉलिड पहले ही कॉम्प्रेस्ड है, जैसे कि सॉलिड्स पहले ही कॉम्प्रेस्ड है, सॉलिड पे कोई असर नहीं होगा, सॉलिड पे कोई असर नहीं होगा ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर, क्योंकि सॉलिड पे पहले ही वो पूरा ही कॉम्प्रेस्ड है। तो और क्या कॉम्प्रेस कर लेगी अपन? नहीं कर सकते। और इसीलिए अगर हम प्रेशर कितना भी बढ़ा रहे हैं,
सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, इट विल रिमेन कांस्टेंट। अब हम देखते हैं ऑन गैसियस सॉल्यूट, ऑन गैसियस सॉल्यूट। सो दोस्तों गैसियस सॉल्यूट पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अगर अब जो सॉल्यूट है हमारा वो गैस है, सो वो ज़्यादा डिजॉल्व होगा या कम? सो याद रखना दोस्तों, जैसे जैसे हम प्रेशर ज़्यादा कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। एक बेसिक सा चीज़ है, हमें पता है कि जो गैस है इट कैन बी कॉम्प्रेस्ड, इट कैन बी लिक्विफाइड, इट कैन बी कॉम्प्रेस्ड एंड इट कैन बी लिक्विफाइड विथ इंक्रीज इन प्रेशर। तो इसका मतलब है अगर हम ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर को, तो ज़्यादा गैस कॉम्प्रेस होगी, वो ज़्यादा डिजॉल्व होगी। एक सिंपल सा हम जो एरेटेड ड्रिंक्स लिए उसी में देख लो, जैसे ही हम उसे ओपन करेंगे गैस पॉप आउट हो जाएगी, गैस निकल जाएगी, सीधी सी बात है, गैस निकल रही है, प्रेशर कम हुआ गैस बाहर, और जैसे ही प्रेशर ज़्यादा था ज़्यादा गैस डिजॉल्व थी। यानी गैस का अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। सो सीधा सा है, और यही चीज है हेनरी लॉ। इट स्टेट्स दैट solubility of gaseous solute, solubility of gaseous solute is directly proportional, solubility of gaseous solute is directly proportional to pressure. सिंपल सा याद कर सकते हैं, solubility of gaseous solute is directly proportional to pressure, means S is directly proportional to P and then S is equal to Kp, और K क्या है, इसे हम Ks से भी डिनोट कर सकते हैं, इट इज हेनरीज कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो Kh क्या हो जाएगा, S by P, Kh will be equal to S by P। तो सीधा सा हेनरी लॉ क्या होता है कि जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी वो इंक्रीज होते जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होते जाएगी किससे, प्रेशर से। जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। Kh इज इक्वल टू S by P। अब इसका यूनिट हमें निकालना है। सो दोस्तों यूनिट ऑफ Kh, अब सॉल्युबिलिटी का यूनिट हमें पता है, मोल पर लीटर, और प्रेशर का हम यूनिट ले सकते हैं ATM। सो मोल पर लीटर ATM, मोल पर लीटर ATM। सो हेनरी लॉ भी हमें ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिंपल सा है। हाँ, और वो चीज़ याद रखना, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर हम ये कंसीडर कर रहे हैं, यानी नॉर्मल जो कंडीशन है उसमें। फ्रेंड्स, सो अब हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहला है इसमें परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, वो हुआ परसेंटेज बाय मास। सो मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, नहीं इसे सिंपल सा बोल सकते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सॉल्यूट है, वो उसका क्या हुआ, परसेंटेज बाय मास। इसमें नेक्स्ट है दोस्तों परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यानी कितना, मतलब अगर हम इसे एक पार्ट ले रहे हैं तो 100 पार्ट सॉल्यूशन में कितने पार्ट सॉल्यूट के डिसॉल्व है, 100 पार्ट सॉल्यूशन में कितने पार्ट सॉल्यूट के डिसॉल्व है, दैट इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। वैसे दोस्तों ये बताओ
कि इनमें से कौन सा टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो जाएगा। विथ चेंज इन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल चेंज। ये पूछ सकता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। सो हमें पता है कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस। सो ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम जो टर्म है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एंड परसेंटेज बाय मास टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। दोस्तों और एक चीज याद रखना, वॉल्यूम इज नॉट अ एडिटिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम इज नॉट अ एडिटिव प्रॉपर्टी। ये इसलिए क्योंकि अगर मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें दिया हुआ है, अगर सॉल्यूशन का मास नहीं दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मास नहीं दिया और हमें सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, तो हम ये फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। यानी परसेंटेज बाय मास को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम ऐसा नहीं लिख सकते, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि याद रखना दोस्तों वॉल्यूम इज नॉट अ एडिटिव प्रॉपर्टी। जो हो सकता है कि जो सॉल्यूट है वो इंटर स्पेसेस में जो है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, वहां पे वो जगह में वो ऑक्यूपाई कर रहा है, जो वॉइड्स है उसमें वो रह जाएगा, सो वॉल्यूम इंक्रीज ना हो। सो सीधा से याद रखना वॉल्यूम इज नॉट ए एडिटिव प्रॉपर्टी। हम वॉल्यूम के लिए ऐसा नहीं लिख सकते कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट गलत हो जाएगा। उसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम ऐड करके सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंसीडर नहीं करेंगे, ये याद रखना दोस्तों। सो हमने अभी दो टर्म्स देख लिए, परसेंटेज बाय मास एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब हम थर्ड टर्म देखेंगे। उस टर्म को देखने के लिए पहले हम एक बेसिक कंसेप्ट सीख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ये होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद रखना दोस्तों, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जैसे कि हमें दिया हुआ है 22 ग्राम ऑफ CO2 और इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं 22 ग्राम ऑफ CO2। सो अब हमें पता है, पहले तो हम मोलर मास ऑफ CO2 निकाल लेंगे। सो मोलर मास ऑफ CO2 क्या होता है, कार्बन का जो एटॉमिक मास रहेगा 12 प्लस 2 इंटू 16, सो 12 प्लस 32, सो 44 ग्राम हम कंसीडर कर रहे हैं। सो अब नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगी, 22 गिवन वेट 22 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 44, दिस इज 1/2, 0.5। सो जो थर्ड टर्म है उसे पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ पता रहना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है और नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालते हैं। सो अभी हमने दो चीज़ तो देख लिए, परसेंटेज बाय मास एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और थर्ड चीज़ अब हम देखते हैं, हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इट इज द रेशियो ऑफ number of moles, it is the ratio of number of moles of a component to the total number of moles present in the solution, जैसे कि हम अगर एक बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन लेट्स से हम ले रहे सॉल्ट इन वाटर। सो हम कंसीडर करें जो सॉल्ट के नंबर ऑफ मोल्स है वो है N1,
एंड जो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स है वो है N2, सॉल्ट के नंबर ऑफ मोल्स है N1 एंड वाटर के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो N2। और अगर हमसे किसी ने पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट, यानी यहाँ पे सो सॉल्ट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरह से सॉल्यूट, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो एक काम करिए, वाटर जो सॉल्वेंट है उसे हम N1 से डिनोट करें एंड सॉल्ट जो सॉल्यूट है उसे N2 से, सॉल्यूट को N2 से एंड सॉल्वेंट को N1 से। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट, दैट इज, हमें किसी ने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सो डेफिनेशन के हिसाब से रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है N2 टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है N1 प्लस N2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है N1 प्लस N2। सो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो इसे इस तरह से हम डिनोट करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। और अब अगर हमसे किसी ने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सो ये हो जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2। और दोस्तों और एक चीज ध्यान में रखना, जैसे कि बाइनरी सॉल्यूशन है, सो बाइनरी सॉल्यूशन में सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी, दैट इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन है उसे हम क्या बोल देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1। सो मोल फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये चैप्टर के लिए, तो इसे भी नोट करके रखिए और बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए इसे। नेक्स्ट है दोस्तों मोलारिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये चैप्टर के लिए, अच्छे से करके रखिए इसे। मोलारिटी ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ, या सीधा सा इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ moles of solute in 1 dm cube of solution, 1 dm cube of solution, यानी एक dm cube सॉल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूट के डिजोल्व है, दैट इज इट्स मोलारिटी। वर्ड ध्यान में रखना, मोलारिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M। सो ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm क्यूब। सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, मोल पर dm क्यूब या लीटर भी बोल सकते हैं। देखो अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिए गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तब ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, उसे हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, लिख सकते हैं ना ऐसा, नंबर ऑफ मोल्स के बदले गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये फिर है ही हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm क्यूब। सो ये जो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है इसे हम डिनोट करेंगे W2 से, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम डिनोट करेंगे M2 से, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm क्यूब को तो हम डिनोट कर रहे हैं V से। सो दोस्तों ये भी एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है, मोलारिटी, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद जो हमें एक कंसेप्ट याद रखना है वो है मोलालिटी, मोलालिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m। देख लो ये मोलारिटी है और ये मोलालिटी है, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है दोस्तों, लेकिन मीनिंग का बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखे तो सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग बहुत बड़ा डिफरेंस है उनमें। सो ये क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सर वही तो है, नहीं, अब देखो क्या चेंज है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट,
प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्यूशन था, वो भी चीज ध्यान में रखना, और मोलालिटी में सॉल्वेंट है। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सो अब ये हो जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सो इसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, मोल पर kg। यूनिट हो गया मोल पर kg। और ये नंबर ऑफ मोल्स को हमने इसी तरह से मास ऑफ सॉल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के हिसाब से लिखे, तब ये कैसे बन जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे डिनोट करेंगे, W2, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg W1। तो दोस्तों ये चीज़ भी ध्यान में रहनी चाहिए। हाँ, अब इसमें जो सबसे मेन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कई बार ऑब्जेक्टिव में आती है कि इन दोनों में से फ्लॉलेस क्वांटिटी कौन सी है, मतलब जो ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा सुटेबल क्वांटिटी कौन सी है। सो हम मोलालिटी को ज़्यादा सुटेबल मानते हैं, मोलालिटी को फ्लॉलेस क्वांटिटी मानते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो दोस्तों ये वॉल्यूम पे डिपेंड है और ये मास पे डिपेंड है। अगर ये वॉल्यूम पे डिपेंड है, इसका क्या मतलब है, इट चेंजेस विथ टेम्परेचर, इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। एंड ये मास पे डिपेंड है, मतलब मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। सो दोस्तों ये याद रखना, मोलारिटी is temperature dependent, molarity is temperature dependent and molality is temperature independent quantity। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मोलारिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है एंड मोलालिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। सो हमने देखा है दो क्वांटिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हमने देख लिया था, एक पहले कौन सी देखे थे, परसेंटेज बाय मास, और फिर अभी हमने देखे मोलालिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। वैसे मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है, मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है, वो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है दोस्तों, वो भी ध्यान में रखो।